नमस्कार, मैं सुप्रभा। पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि 9वीं लोकसभा के लिए चुनाव घोषित हो चुके थे। राजीव भ्रष्टाचार के कोहरे में घिरे चुनावों में उतर रहे थे। उनके प्रतिद्वंदी इन चुनावों में उनको पटकनी देने के लिए कमर कस चुके थे। चुनावी आसमान में असंशय कानाफूसी जोड़ तोड़ साजिशों के काले बादल छा गए थे। हवाओं के रुख बदल रहे थे, पर किस तरह होगा तूफान का रुख कहना मुश्किल था। तो क्या हुआ इन चुनावों में? किसने खोया, किसने पाया? किसकी कुर्सी हिली, किसका हुआ राज तिलक? आइए जाने सत्ता का संघर्ष एपिसोड 9 में। 9वीं लोकसभा के सदस्यों का चुनाव करने के लिए भारत में 22 से 26 जनवरी 1989 को आम चुनाव हुए। राजनीतिक हालात ऐसे बने कि ये चुनाव इतिहास के सबसे रोचक चुनावों में से एक हुए। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि कैसे वीपी सिंह ने राजीव मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। तो इन चुनावों से पहले वीपी सिंह ने दूसरे कांग्रेसी नेताओं जैसे अरुण नेहरू और आसिफ मोहम्मद खान के साथ जन मोर्चा का गठन किया और फिर इन चुनावों में जाने के लिए वीपी सिंह ने जन मोर्चा का जनता पार्टी और जनता पार्टी सेक्युलर, लोकदल और कांग्रेस जगजीवन जैसे उसके कुछ टूटे हुए गुटों के साथ विलय कर लिया और जनता दल का गठन हुआ। इसके बाद सिंह ने जनता दल, कांग्रेस सोशलिस्ट, टीडीपी, जीएमके और एनजीपी को मिलाकर राष्ट्रीय मोर्चा बनाया। राष्ट्रीय मोर्चा को अंग्रेजी में नेशनल फ्रंट का नाम दिया गया। शतरंज की बिसात बिछ चुकी थी, चुनाव का इंतजार था। इस चुनाव में असम अशांति के कारण चुनाव नहीं हुआ। इसके अलावा गोवा, दमन और दीव के केंद्र शासित प्रदेश को गोवा और दमन और दीव में विभाजित कर दिया गया, जिसमें गोवा की 2 सीटें बरकरार रहीं और दमन और दीव की 1 सीटों का फायदा हुआ। कुल लोकसभा सीटें एक बढ़कर कुल 543 हो गई। क्योंकि असम में भी चुनाव नहीं हुआ, इसलिए इस चुनाव में लड़ी गई कुल सीटें घटकर 529 रह गई। इन चुनाव के नतीजे आने पर कांग्रेस को 197 सीटें मिली, जनता दल को 143, भारतीय जनता पार्टी को 85 व कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट को 33, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को 12 और एआईजीएमके को 11 सीटें मिली। नेशनल फ्रंट ने अपने सहयोगियों के साथ लोकसभा में साधारण बहुमत हासिल किया और सरकार बनाने का फैसला किया। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जैसे वामपंथी दलों ने सरकार में काम करने से इनकार कर दिया, पर सरकार को बाहर से समर्थन दिया। 1 दिसंबर को संसद के सेंट्रल हॉल में एक बैठक हुई। उनमें वीपी सिंह ने प्रधानमंत्री के रूप में देवीलाल का नाम प्रस्तावित किया। चौधरी देवीलाल खड़े हुए और नामांकन से इनकार कर दिया और कहा कि वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। यह घटनाक्रम जनता पार्टी के पूर्व प्रमुख और जनता दल के भीतर वीपी सिंह के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी चंद्रशेखर के लिए एक आश्चर्य था। चंद्रशेखर, जिन्होंने ये मान रखा था कि सर्वसम्मति से उम्मीदवार के रूप में देवीलाल प्रधानमंत्री बनेंगे, इस बैठक से हट गए और कैबिनेट में आने से इनकार कर दिया। ऐसी शुरुआत से ही संकेत मिलने लगे थे कि यह लोकसभा बहुत रोचक होने वाली है। खैर, अंततः वीपी सिंह ने 2 दिसंबर 1989 को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। वीपी सिंह को पदभार ग्रहण करने के कुछ ही दिनों के भीतर अपने पहले संकट का सामना करना पड़ा। कश्मीरी आतंकवादियों ने उनके गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी का अपहरण कर लिया। उनकी सरकार को बदले में आतंकवादियों को रिहा करना पड़ा। सरकार के खिलाफ आलोचना का तूफान उठ खड़ा हुआ। इसको हल करने के लिए उन्होंने पूर्व नौकरशाह जगमोहन मल्होत्रा को जम्मू और कश्मीर का राज्यपाल नियुक्त किया। पर इस समय यानी 1989 के अंत और 1990 की शुरुआत में कश्मीर जल रहा था। जेकेएलएफ और आतंकी गुटों द्वारा
निशाना बनाए जाने की वजह से कश्मीर घाटी में हिंदुओं को कश्मीर घाटी से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। 19 जनवरी 1990 को कश्मीरी हिंदुओं कश्मीर के बाहर निकाले जाने के दुखद नरसंहार दिवस के रूप में याद किया जाता है। पीढ़ियों से कश्मीर में बेस हिंदुओं के पलायन से कश्मीर के गहरे घावों को लोगों के सामने ला दिया। इसी बीच दिल्ली में कुछ और चक्र चल रहा था, एक ऐसा राजनीतिक चक्र जिसके दूरगामी असर होने लगे थे। दरअसल हुआ यूं कि एक घटना में देवीलाल के पुत्र ओम प्रकाश चौटाला के मेहन से चुनाव जीतने को लेकर विवाद उठ खड़ा हुआ। महम चुनाव से हुए हत्याकांड में 10 लोग मारे गए थे। विवाद के अन्वेषण के बाद इलेक्शन कमीशन ने वहां चुनाव रद्द कर दिए। चौटाला को इस्तीफा देना पड़ा, पर 2 महीने के भीतर ही राजनीतिक उठापटक के बाद वो वापस आ गए। सरकार में कुछ लोगों को यह बात नागवार गुजरी। आरिफ मोहम्मद खान और अरुण नेहरू ने इस्तीफा दे दिया। वीपी सिंह ने भी इस्तीफा दे दिया, पर जब उनको यह सांत्वना दी गई कि चौटाला गद्दी से उतर जाएंगे तो उन्होंने इस्तीफा वापस ले लिया। परंतु चौधरी देवीलाल इस हार को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे और उन्होंने अरुण नेहरू को आरिफ मोहम्मद खान पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगा दिए। देवीलाल ने एक चिट्ठी भी पेश की जो वीपी सिंह की तरफ से राष्ट्रपति को 1987 में लिखी गई थी, जिसमें इन दोनों नेताओं का बोफोर्स स्कैंडल में नाम लिया गया था। वीपी सिंह ने इस चिट्ठी को फर्जी बताया और 1 अगस्त 1990 को चौधरी देवीलाल को सरकार से बर्खास्त कर दिया। देवीलाल कहां मानने वाले थे? उन्होंने 9 अगस्त को दिल्ली में एक रैली आयोजित की जिसमें वो वीपी सिंह को अपनी राजनीतिक शक्तियों का एहसास कराना चाहते थे। वीपी सिंह ने एक प्रत्युत्तर चाल चली जिसने भारतीय राजनीति को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। 7 अगस्त 1990 को वीपी सिंह ने संसद में बताया कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट को सरकार अब लागू करेगी। इस एक कदम से सरकारी नौकरियों में आरक्षण 22.5% से बढ़कर 49% हो गया। इस निर्णय का भारत के तथाकथित ऊपरी वर्णों के पुरजोर विरोध हुआ। गुस्से और हताशा की एक लहर दौड़ पड़ी। छात्रों ने प्रदर्शन किए, बंद किए, पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ा गया, जलाया गया, भारी विरोध हुआ। उस समय का समाज हिस्सों में बट गया। ठीक उसी समय बीजेपी ने अपने समर्थन वापसी की बात करनी शुरू कर दी। 25 सितंबर को आडवाणी जी ने सोमनाथ से अयोध्या को 6000 मील लंबी रथ यात्रा प्रारंभ की, पर इससे पहले कि वह अयोध्या में विवादित स्थल पर पहुंचकर दौरा पूरा कर पाते, उन्हें शांति भंग करने और सांप्रदायिक तनाव फैलाने के आरोप में लालू प्रसाद के आदेश पर समस्तीपुर में गिरफ्तार कर लिया गया। 30 अक्टूबर 1990 को कार सेवक स्थान पर पहुंच चुके थे, पर मुलायम सिंह यादव के आदेश पर पुलिस ने कार सेवकों पर खुलेआम गोलीबारी की। नतीजा ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय मोर्चा सरकार को समर्थन वापस ले लिया। वीपी सिंह की सरकार के पास अब समर्थन नहीं था। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव आया। नेशनल फ्रंट का केवल एक हिस्सा उनके प्रति वफादार रहा और वाम दलों ने वोट में उनका समर्थन किया, परंतु ये समर्थन सरकार बहाने के लिए काफी नहीं था। वो अविश्वास प्रस्ताव 142-346 वोटों से हार गए और 7 नवंबर 1990 को उन्होंने इस्तीफा दे दिया। चंद्रशेखर ने तुरंत मौके का फायदा उठाया और अपने कई समर्थकों के साथ जनता दल छोड़ दिया। यद्यपि चंद्रशेखर के पास मात्र 64 सांसद थे, पर विपक्ष के नेता राजीव गांधी सदन में उनका समर्थन करने के लिए सहमत हो गए। चंद्रशेखर ने विश्वास प्रस्ताव जीता और प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। चंद्रशेखर ने 10 नवंबर को सरकार बनाई। चंद्रशेखर 7 महीने तक प्रधानमंत्री रहे, पर 6 मार्च 1991 को कांग्रेस ने बजट बनाते समय ही समर्थन वापस ले लिया। चंद्रशेखर ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। 1 हफ्ते के बाद राष्ट्रपति ने लोकसभा भंग कर दी।
देश अब अगले चुनावों की ओर बढ़ चला था। तो क्या हुआ इन चुनावों में? क्या राजीव भी इंदिरा की तरह वापसी कर पाए, या इस बार उनके प्रतिद्वंदियों ने एक और ज्यादा मजबूत किला बनाया? क्या कोई था जिसने बदल दिया गठबंधन? क्या कोई किसी को तोड़ सका? क्या कोई किसी को जोड़ सका? क्या किसी ने मिला लिया किसी से हाथ और छोड़ दिया किसी का साथ? या ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि नियति ने कोई और ही खेल रच दिया था? मत भूलिएगा देखना हमारा अगला एपिसोड, सत्ता का संघर्ष एपिसोड 10।